फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं आज प्लेटो से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर भाग 2 के साथ। तो आज हम बात करेंगे प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की। प्लेटो ने शिक्षा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि अज्ञान से ज्ञान तथा अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा ही शिक्षा है और शिक्षा का उद्देश्य विचारों एवं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक को रूसो ने शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना है। तो इस प्रकार प्लेटो ने शिक्षा के कुछ चरण बताए हैं। पहला चरण है प्राथमिक शिक्षा, जो 10 वर्ष से 20 वर्ष तक होगी तथा जिसमें संगीत और व्यायाम की शिक्षा दी जाएगी। द्वितीय चरण की शिक्षा 20 से 30 वर्ष के बीच होगी, जिसमें गणित, ज्योतिष तथा ज्यामिति की शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा का तृतीय चरण है 30 से 35 वर्ष तक, जिसमें दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाएगी। और इसी के आधार पर प्लेटो कार्य का विभाजन एवं विशेषीकरण करते हैं। उनका मानना था कि जो शिक्षा के प्रथम चरण में असफल होगा उसे उत्पादन का कार्य सौंपा जाएगा। जो शिक्षा के द्वितीय चरण में असफल होगा उसे सैनिकों का कार्य सौंपा जाएगा और जो शिक्षा के सभी चरणों में सफल हो जाएगा वह दार्शनिक राजा होगा। अब 35 वर्षों की शिक्षा के बाद 15 वर्ष का प्रशिक्षण दार्शनिक राजा को दिया जाएगा। अतः इन सभी शिक्षाओं के चरणों में सफल होने वाला व्यक्ति एक विवेकशील शासक कहलाएगा। अब बात करते हैं प्लेटो के साम्यवाद की। प्लेटो के साम्यवाद का उद्देश्य शासक वर्ग को संपत्ति और परिवार के मोह से मुक्त रखना था, जिससे वे अपने उद्देश्यों को बिना किसी बाधा के पूरा कर सकें। प्लेटो ने स्पार्टा के अनुभवों से परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत दिया था। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा तथा सैनिकों को अपनी निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा और इन दोनों वर्गों को अपनी पत्नियों को भी रखने का अधिकार नहीं होगा, अतः इनका अपना परिवार नहीं होगा। इस प्रकार प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में कुछ अंतर हैं, जैसे कि प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत समाज पर यानी कि पूरे समाज पर लागू नहीं होता है और आधुनिक साम्यवाद पूरे समाज पर एक साथ लागू होता है। प्लेटो का साम्यवाद पूरे राज्य को सशक्त बनाना चाहता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। प्लेटो का साम्यवाद नैतिक साम्यवाद की कल्पना पर आधारित है, जबकि आधुनिक साम्यवाद आर्थिक साम्यवाद का समर्थन करता है। तो ये प्लेटो का साम्यवाद था। अब बात करेंगे प्लेटो की कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में। प्लेटो की रचनाएं काल के आधार पर 4 भागों में बांटी जा सकती हैं। प्रथम वर्ग में सुकरात से संबंधित रचनाएं हैं। इन रचनाओं में सुकरात के विचारों की ही अभिव्यक्ति हमें देखने को मिलती है। वह रचनाएं हैं अपोलॉजी, क्रेटो, यूथिफ्रो और जॉर्जियस। ये सभी रचनाएं सुकरात की मृत्यु से संबंधित हैं। द्वितीय वर्ग की रचनाएं 380 ईसा पूर्व की हैं। ये प्लेटो के अपने विचारों से संबंधित हैं। इस वर्ग की प्रमुख रचनाएं हैं मीनो, प्रोटागोरस, सिम्पोजियम, फेडो, रिपब्लिक और फेडरस। अब तीसरे वर्ग में संवाद या कथोपकथन आते हैं, जिनका संबंध प्लेटो की शैली, विचार और व्यक्तित्व से अधिक द्वंद्वात्मक पद्धति से है।
उनमें प्रमुख रचनाएं हैं पार्मेनिडेस, थेटेट्स, सोफिस्ट और स्टेटमैन या स्टेट्समैन। और अंतिम वर्ग की रचनाएं हैं फिलिबस, टाइमियस, लॉज और आदि। द लॉज प्लेटो का अंतिम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में सुकरात एक चरित्र के रूप में पूर्णतः विलीन हो जाता है। इन रचनाओं में प्लेटो की सर्वोत्तम रचना रिपब्लिक है, जिसके द्वारा प्लेटो राजनीति, दर्शन, शिक्षा, मनोविज्ञान, कला, नीतिशास्त्र आदि के क्षेत्र में एक मेधावी व सर्वश्रेष्ठ विचारक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और राजनीतिक चिंतन के इतिहास में प्लेटो की यह रचना बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य देन मानी जाती है। तो ये प्लेटो से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य से थे जिनसे संबंधित प्रश्नोत्तर परीक्षाओं में हमेशा से ही पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।